हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में पहला आर्टिकल देखिए ये है कि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एमएसपी हाइक किया था खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो अभी रिसेंटली क्या अपडेट है उसमें, इन्फ्लेशन का इशू जो है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आपको पता होगा रिसेंटली। और डब्ल्यूटीओ का ऑब्लिगेशंस को देखते हुए लेबर शॉर्टेज का इशू एड्रेस करने के लिए, राइजिंग वेजेस को एड्रेस करने के लिए रिसेंटली की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेलफेयर के प्रपोजल को, जो एमएसपी हाइक करने का है, उसको अप्रीहेंड किया। मैंने बोला है कि ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बोला कि इसके हम अगेंस्ट है, मैंने ये करना ठीक नहीं रहेगा अभी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ गया है और अगर हम एमएसपी और बढ़ा देंगे तो फार्मर्स को और पैसा जाएगा और फूड प्राइस का दाम और इंक्रीज हो जाएगा। उसके जो बैकएंड में जानकारी क्या है, जुलाई में इन्फ्लेशन डेटा बता रहा है कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो रहा इन्फ्लेशन का, वो वेजिटेबल प्राइसेस रहा। उसके बाद सीरियल, पल्सेस और मिल्क और स्पाइसेस रहा। ये जानकारी और पेज नंबर 7 में एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं इसको। और गवर्नमेंट का मानना ये है कि एमएसपी जो है इकलौता कारण नहीं है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वो मानती है इस बात को। बोलते हैं कि 13 फूड क्रॉप्स जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया गया जून महीने में, उसका कंबाइंड वेट डब्ल्यूपीआई में सिर्फ 2.78% है, यानी कम ही परसेंटेज है। और उसमें से 4 क्रॉप तो ऐसे हैं जिनका डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो जुलाई महीने में लास्ट जुलाई के मुकाबले कम रहा, माने नेगेटिव साइड रहा, जैसे कि बाजरा, मेज, सनफ्लावर और सोयाबीन। इन 4 का तो डब्ल्यूपीआई लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। सीरियल्स जो होते हैं वो लार्जर फूड आर्टिकल कैटेगरी का पार्ट बनते हैं, जिसका वेट 15% होता है, माने सीरियल के प्राइस से ज़्यादा अफेक्टेड है फूड इन्फ्लेशन। तो देखिए, कुल मिला के ये आर्टिकल पढ़ने का मतलब क्या है कि डब्ल्यूपीआई, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ होते हैं, क्या ऐसे कंपोनेंट है, उनका वेटेज क्या होता है, फूड का वेटेज क्या होता है। सीपीआई जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, उसका कंपोनेंट होता है, उसके अंदर फूड का वेटेज क्या होता है। ये दोनों बात आपको रिवाइज़ करना आना चाहिए। और इन जनरल डब्ल्यूपीआई, सीपीआई क्या होता है, इनके निकलने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन-सी संस्था इन्हें इनको रिलीज़ करती है, ये जानकारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार मेंस में 2021 में क्वेश्चन आ गया था इन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन के ऊपर 10 मार्कर। इस तरह से दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये रिवाइज़ करना है कॉन्सेप्चुअली। अब सेकंड आर्टिकल है मून, अपना जो मून रोवर है, वो लूनर सरफेस को एक्सप्लोर किया। उसके मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसने सरफेस को एनालाइज किया। ये एक्सप्लेन पेज में एक अपडेट ये दिया है कि जो मून रोवर ने एक्सप्लोर किया, उसने सरफेस को एक्सप्लोर किया, टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया मून के। तो ये पता चला कि सरफेस के टॉप पे, अगर आप सरफेस के एकदम सरफेस के टॉप पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है, कुछ मिलीमीटर कम आ जाओ, 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, आप 60 मिलीमीटर अगर पहुंच जाओ, टेम्परेचर जीरो तक पहुंच जाता है। माने 60 मिलीमीटर नीचे जाते टेम्परेचर इतना फास्ट घट के 0 डिग्री हो गया। और आप -80 चले जाओ तो टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, -10 डिग्री। तो ये स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन टेम्परेचर देखा गया मून के अंतर्गत। इसको स्टडी किया गया है, जिसके बारे में एक्सप्लेन पेज में आप रीड कर सकते हो। मैंने की पार्ट हाईलाइट कर दिया है। पर एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जाम में मून के स्पेसिफिक्स पे इतना जानकारी नहीं लेगा। बट आप इतना टैगलाइन समझ सकते हो कि मून का टेम्परेचर काफी वेरिएबल होता है, फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड, सिर्फ फ्यू मिलीमीटर्स में चला जाता है। ये एक लाइन आप याद रख सकते हो मून के टेम्परेचर के बारे में, ज्योग्राफिकली रिलेवेंट रहेगा। फिर उसके अलावा इस आर्टिकल में रिलेवेंट बात क्या है कि सन मिशन जो हम लोग देने वाले हैं, वो सितंबर 2 को लॉन्च करेंगे। सन मिशन कौन सा है? इसका नाम है आदित्य L1। आपको नाम पता होगा, आपने सुना होगा। ये क्या करेगा, ये समझ लीजिए सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। उसके बाद सन अर्थ बॉडी है, उसके बीच में एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं L1 पॉइंट। यहाँ पे अगर कोई बॉडी रहता है तो उसको अर्थ का ग्रेविटी और सन का ग्रेविटी से बैलेंस हो जाता है, वो मूव नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता रहेगा। तो सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहेगा ये L1 पॉइंट पे, इसलिए उसको आदित्य L1 नाम दिया गया है। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सन से जो अपने कोरोनल मास इजेक्शंस होता है, उसको ऑब्जर्व करना, ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए उसका अर्थ पे क्या इम्पैक्ट है, और इन जनरल उसको बेटर समझने के लिए सन के प्रॉपर्टी को। तो ये आदित्य एलेवन का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा बात ये है कि मून पे हम लोग पहुंच गए हैं और सन पे हम लोग अब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेप्टेम्बर 2 से। इसके बारे में भी एक्सप्लेन पेज में एक अपडेट है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, वहां से आप डिटेल में रीड कर सकते हो। अब जनरल अपडेट ये है कि गीतिका श्रीवास्तव एक आईएफएस ऑफिसर है 2005 बैच की। उनको अभी हेड ऑफ इंडियन मिशन पाकिस्तान बना के भेजा जा रहा है। तो अपडेट क्या है? अपडेट जैसा कुछ कुछ टेक्निकल टर्म है, इंटरनेशनल अफेयर्स में बोलते हैं हम। चार्ज दी अफेयर्स जो इंडिया का होगा पाकिस्तान के अंदर, वो ये आईएफएस अफसर बनेगी। इंडिया पाकिस्तान का भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन डाउनग्रेडेड स्टेटस पे है। हम लोग बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स को रखते नहीं एक दूसरे कैपिटल पे। थर्ड बात जानकारी का ये है कि फर्स्ट वुमेन, वुमेन है जो लीड करेगी इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। इसको आप वुमेन संबंधित क्वेश्चंस के एग्जांपल में डेफिनेटली डाल सकते हो कि डिप्लोमेटिक पोजीशन पे भी वुमेन लीडरशिप रोल ले रही है अभी। इसमें आप ये कोट कर सकते हो। अब एक आर्टिकल है कोटा में, जो कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है, जहाँ पे लगभग 2 लाख स्टूडेंट सालाना पढ़ते हैं और लगभग 4,000 टीचर्स हैं वहाँ पे। अराउंड 10 कोचिंग सेंटर्स है बड़े बड़े, जिसमें 7 बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। लगभग 4,000 हॉस्टल और 40,000 पीजीज है कोटा के अंदर। वहाँ पे अभी स्टूडेंट सिक्योरिटी पे एक सेफ्टी नेट पे क्वेश्चन बन गया, क्योंकि पिछले 8 साल में हाईएस्ट नंबर देखा गया, 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया कोटा में इस साल के अंदर। और पिछले हर साल में ऑन एन एवरेज मान लो 8 से 10 बच्चे सुसाइड करते ही करते हैं। तो यार 21 में कुछ नहीं हुआ था, कोई कोविड चल रहा था, कोई बच्चे वहाँ पे थे नहीं। बट आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है। तो ये तो खाली रिपोर्टेड है।
और आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट लॉस्ट और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं कोटा में, यू नेवर नो। ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो है, इसको एड्रेस करना हमें ज़रूरी है। इसको आप एथिक्स के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिए। और आज के ज़माने में एजुकेशन कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है और कोचिंग इंडस्ट्री के आने की वजह से ये कितना कितना प्रेशर हो गया आज के स्टूडेंट्स पे, वो चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट करता है। तो ये एक इश्यू है, तो समझिए आप ग्रोइंग एजुकेशन इंडस्ट्री का एक इश्यू है, कॉम्पिटिटिवनेस जो बढ़ गया है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। फिर गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पेज में एमएसपी वाला आर्टिकल हम लोग रीड कर लिए हैं। फिर एक आर्टिकल है अमृत रक्षक के ऊपर। एज़ सच प्रीलिम्स के ज़्यादा रिलेवेंट है और मेंस में इसको आप कोट कर सकते हो। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अमृत रक्षक में 51,000 लोगों को रिक्रूट किया इन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द सेंट्रल पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ के लिए वगैरह-वगैरह, अलग-अलग रोल के लिए। ये किस कैटेगरी में किया गया? ये कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, नॉन जनरल ड्यूटी कैटेगरी पोस्ट, ये सब के अंदर एमएचए के अंदर रिक्रूट किया गया। ये गवर्नमेंट क्यों ट्राई कर रही है ये सब करना? एक तो देखिए एम्प्लॉयमेंट मिले गवर्नमेंट लोगों को, ऊपर से उसका अलावा एजेंडा ये है कि डिफेंस फोर्सेस स्ट्रेंथेन्ड हो, उनमें एम्पावर्ड हो, उनमें तरह-तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बने। तो इंटरनल सिक्योरिटी में अमृत रक्षक के बारे में आप यूज़ कर सकते हो, कभी सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जानकारी आया तो इन जनरल, या फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट में भी इनका एग्जांपल डाल सकते हो आप। फिर वेस्टर्न काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मीटिंग हुआ गुजरात के अंतर्गत। इंडियन पॉलिटी के हिसाब से आपको पता होगा नॉर्दर्न काउंसिल, सदर्न काउंसिल है, ईस्टर्न काउंसिल है, वेस्टर्न काउंसिल है। वैसे वेस्टर्न काउंसिल का मीट हुआ है, उसमें होम मिनिस्टर लीड करते हैं इस मीटिंग को। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी के हिसाब से ये जानकारी आपको होना चाहिए। प्रीलिम्स में इसका डेफिनिटली क्वेश्चन बन सकता है। अभी एक्सप्लेन पेज में ये फर्स्ट आर्टिकल हम लोग ने रफली देख लिया है। उसके अलावा मून के ऊपर ही 2 आर्टिकल और है। पहला ये कि फीट ऑन मून एंड आइज़ ऑन सन, क्योंकि हम लोग एल-1 मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आदित्य एल-1 का जो डायग्राम में जानकारी दिया है ना, इतना भी आप पढ़ लो तो काम बन जाता है। एल-1 के बारे में जितना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट जानकारी बनता है। रूट जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और एल-1 पॉइंट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। नहीं पता तो यहाँ से रीड कर सकते हो व्हाट इज़ एल-1 पॉइंट। कि मिशन किस बारे में, ये वाला पैराग्राफ भी रीड कर सकते हो। उसके बाद ये साइंस ऑब्जेक्टिव चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो, पेलोड्स वाला स्किप कर सकते हो और व्हाई स्टडी ऑफ सन फ्रॉम द स्पेस, ये जानकारी भी आप स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। पर अदरवाइज़ ये थर्ड प्रायोरिटी पे। फिर एक और जो मून के ऊपर आर्टिकल है कि शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और जवाहर स्थल, जो हमने मून लैंडिंग साइट्स का पॉइंट का नाम दिया सी-1, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के ऊपर, उसके ऊपर जानकारी दिया गया है कि मून के प्लेस का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। स्पेस में इन जनरल नेमिंग कैसे कंट्रोल होता है, कौन-कौन संस्था कंट्रोल करती है, इंडिया किनका-किनका मेंबर है, उनका इंडियन नेम्स क्या-क्या है अभी तक, प्रोसेस ऑफ नेमिंग इन जनरल क्या होता है, ये कंप्लीट इस आर्टिकल में कवरेज है। एक बार तो रीड कर लीजिए, अपने लिए रेलेवेंट 4 से 5 पॉइंट नोट्स बना लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द नेम्स, जो आपके लिए आपको लगता है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकते हैं। फिर इकोनॉमी पेज में 1-2 अपडेट है। पहला ये कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो अभी घट के लगभग 1% पे जीडीपी के आ गया है। पहले 2.1% था, अब लगभग 1% पे आ गया, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। तो पर इसमें आपको एक तो ये फैक्ट पता होना चाहिए और दूसरा ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा होता है? क्रेडिट डेफिसिट क्या होता है? ये सब बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। फिर एक यहाँ पे नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो आपको बाय डेफिनिशन इकोनॉमी पता होना चाहिए नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होता है। अब एक अपडेट ये है वैकेंसीज़ के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में इसको यूज़ कर सकते हो आप। एनसीएस पोर्टल जो है, नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल जो है, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने 1 मिलियन वैकेंसीज़ डाली है, यानी लगभग 10 लाख। उसमें जो 1/3 वैकेंसीज़ है फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर जिनको जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, वो ये अपॉर्च्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपडेट है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए सब काम कर रही है। एक पॉसिबल सॉल्यूशन में आप डाल सकते हो नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में। इसमें और क्या फीचर्स हैं, वो इसमें मेंशन्ड है, चाहो तो रिवाइज़ कर सकते हो बट नॉट एट ऑल रिलेवेंट। ये खाली फैक्ट्स जानना ज़रूरी है जो मेंस में यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में एनसीएस के बारे में एक स्टेटमेंट बन सकता है, उसके नाम से आप समझ क्या है उसका ऑब्जेक्टिव। तो दिस वाज़ इट। यही था आज के न्यूज़पेपर में रेलेवेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। और आपके जो भी डाउट है उसको क्लियरली कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको डेफिनिटली एड्रेस करेंगे।